हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है मनी एंड बैंकिंग या फिर मनी एंड फाइनेंशियल मार्केट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो हम बात कर रहे थे इस सीरीज के आखिरी लेसन के बारे में जिसका नाम क्या था, लेसन नंबर 6 सेंट्रल बैंक एंड मॉनेटरी पॉलिसी, जहां पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरबीआई के इंस्ट्रूमेंट्स को। यानी कि आज हम सारे इंस्ट्रूमेंट समझेंगे क्योंकि अब तक हमने आरबीआई का रोल डिस्कस कर लिया, फंक्शंस भी डिस्कस कर लिए, लेकिन इंस्ट्रूमेंट डिस्कस करने बाकी है। ठीक है, तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाने वाला था। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रूमेंट ही डिस्कस करने वाले हैं आरबीआई के। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब कंसेप्ट क्या है हमारे पास यहाँ पे, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो इसमें एक एक करके हम सारे रेट्स को पढ़ते हैं। सबसे पहला रेट क्या आता है, रेपो रेट। वैसे आप लोगों ने रेट पढ़ा भी होगा अगर आप लोगों ने मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो, है ना। तो रेपो रेट क्या होता है, वो एक रेट जिसके जरिए जो है ना आरबीआई है वो कमर्शियल बैंक्स को पैसा उधार पे देती है। ठीक है, जैसे मान लो कि एसबीआई को कैपेसिटी कमी पड़ गई, उसके पास लिक्विड फंड नहीं है, तो किसके पास जाएगा, आरबीआई के पास। एचडीएफसी को कमी पड़ जाती है या फिर कैनरा बैंक को कमी पड़ जाती है, यानी कि जो भी कमर्शियल बैंक है अगर उनके पास लिक्विड फंड की दिक्कतें आ जाती हैं तो वो आरबीआई से पैसा उधार पे ले सकते हैं एक रेट पे। उस रेट को हम क्या बोलते हैं, रेपो रेट बोलते हैं। ठीक है, वही चीज यहाँ पे है, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट एट विच रिजर्व बैंक प्रोवाइड्स बैंक्स विद ओवरनाइट लिक्विडिटी, जिसके जरिए रिजर्व बैंक जो है ना वो क्या प्रोवाइड करता है, ओवरनाइट लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। एक मिनट वेट कर लेना बस, चलो देखते हैं आगे। हाँ, तो टेकिंग गवर्नमेंट एंड अप्रूव्ड सिक्योरिटी, ठीक है, जहां पे गवर्नमेंट की अप्रूव्ड सिक्योरिटीज को ले लेते हैं एज अ कोलेट्रल। ठीक है, यानी कि जब आरबीआई पैसा देगी तो आरबीआई को भी क्या चाहिए, गारंटी चाहिए कि वो बैंक जो है उनके साथ फ्रॉड नहीं करेगा। तो उस चीज के लिए एज अ कोलेट्रल कुछ गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज रखवाई जाती हैं थ्रू लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, एलएएफ की फैसिलिटी के थ्रू। एलएएफ को हम डिस्कस करेंगे आने वाले टॉपिक में। ठीक है, तो उम्मीद है आपको रेपो रेट समझ में आ गया होगा। यानी कि रेपो रेट वो रेट होता है जिसके जरिए जो आरबीआई है वो उधार बांटती है बाकी कमर्शियल बैंक्स को, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि वो रेट जिस पर बाकी कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से पैसा उधार पे लेती हैं। दोनों बात एक ही है। दूसरा पॉइंट क्या आता है, रिवर्स रेपो रेट। इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि नाम ही क्या है, रिवर्स रेपो रेट, यानी कि रेपो रेट का उल्टा, यानी कि वो रेट जिसके जरिए आरबीआई उधार पैसा मांगती है, किनसे, कमर्शियल बैंक से। कि बात है आरबीआई को पैसे की क्या जरूरत, आरबीआई क्या करेगी पैसों का। अगर मान लो कि गवर्नमेंट को कभी दिक्कतें पड़ रही हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के पास जो है बजट डेफिसिट हो गया है, यानी कि रिवेन्यू कम है, एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया है, गवर्नमेंट का स्पेंडिंग ज्यादा हो गई है, या फिर अदर फैसिलिटीज के लिए पैसा चाहिए, तो गवर्नमेंट किसके पास जाएगी, आरबीआई से उधार मांगने। अब आरबीआई के पास खुद का पैसा तो है नहीं, तो आरबीआई कमर्शियल बैंक से पैसा उधार पे ले सकती है, और वो जो जिस रेट पे लेगी उसे पता क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, यानी कि सेकंड ऑप्शन, सेकंड रेट। तो ये हो गया हमारे पास रेपो रेट का बिल्कुल उल्टा। इसके बाद तीसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, एलएएफ। काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये, शायद आप लोगों ने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा क्योंकि इकोनॉमिक्स में ये 11th 12th में पढ़ाया भी नहीं जाता है, पर ये दोनों चीज जरूर पढ़ जाती है कि रेपो रेट क्या होता है और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। इसके बाद समझते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, यानी कि एक तरह से नाम से पता लग रहा है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, यानी कि जहां पे हम कैश की एडजस्टमेंट को देखते हैं। क्योंकि लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि वो एसेट्स जो कहीं ना कहीं में एज फास्ट एज पॉसिबल कैश प्रोवाइड कर दे। जैसे कि फॉर एग्जांपल या तो बैंक में रखा हुआ पैसा हो सकता है, जब मर्जी निकाल सकता हूं, ठीक है, या तो घर में रखा हुआ कैश भी, वो तो सबसे ज्यादा लिक्विड है, या फिर अदर कुछ एसेट भी होते हैं जो हमें लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। अब लिक्विडिटी एडजस्टमेंट बहुत जरूरी है, ठीक है, और ये होता कैसे है वो समझते हैं। तो कंप्राइजिंग ओवरनाइट एंड टर्म रेपो ऑक्शंस, इसमें क्या होते हैं, ओवरनाइट एंड टर्म रेपो ऑक्शंस, यानी कि रेपो ऑक्शंस किए जाते हैं। द एलएएफ इंजेक्ट्स लिक्विडिटी, और जो एलएएफ है उसको हम यूज करते हैं ताकि लिक्विडिटी को बढ़ाई जा सके सिस्टम के अंदर, यानी कि कैश एक तरह से कैसे तो वो बढ़ाया जाए। रिजर्व बैंक हैज प्रोग्रेसिवली इंक्रीज्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ लिक्विडिटी इंजेक्टेड। तो जो रिजर्व बैंक है वो क्या करती है, वो लिक्विडिटी को इंजेक्ट करने की कोशिश करती है डिमांड के अकॉर्डिंग, और उसके लिए वो यूज करती है वेरिएबल रेट रेपो ऑक्शंस विद वेरियस टेनोर्स, यानी कि अलग टाइम पीरियड के लिए वो यूज करते हैं वेरिएबल रेट रेपो। इसके बाद टर्म रेपोज एम टू फोस्टर द डेवलपमेंट, इसके अलावा जो टर्म रेपोज है उसको भी यूज किया जाता है।
और उसका मेन एम क्या होता है, डेवलपमेंट की स्पीड को बढ़ाना ऑफ द इंटर बैंक टर्म मनी मार्केट, वो भी किसके अंदर, इंटर बैंक टर्म मनी मार्केट के अंदर। सेटिंग मार्केट बेस्ड बेंचमार्क, और यही नहीं मार्केट बेस्ड बेंचमार्क्स ही बनाए जाते हैं फॉर लोन देने के लिए। एंड डिपॉजिट प्राइसिंग टू इनहेंस द ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, की मॉनेटरी पॉलिसी इजीली क्या हो सके, काम कर पाए। वेरिएबल इंटरेस्ट रेट रिवर्स रेपो ऑक्शंस आर आल्सो कंडक्टेड बेस्ड ऑन प्रीवेलिंग मार्केट कंडीशंस। और ये भी चीज ध्यान रखना कि जो वेरिएबल इंटरेस्ट रेट है, क्योंकि हम सब जानते हैं इंटरेस्ट रेट क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। रिवर्स रेपो ऑक्शंस वो भी कंडक्ट होते हैं ताकि मार्केट में जो भी प्रीवेलिंग कंडीशंस है उसके हिसाब से। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, फोर्थ पॉइंट, उसको हम बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, MSF। अब ये फैसिलिटी क्या करते हैं वो समझते हैं। तो अभी तो समझ गए कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या होती है, लेफ्ट, जिसके जरिए आरबीआई लिक्विडिटी को मेंटेन रखने की कोशिश करती है मार्केट कंडीशंस के हिसाब से। अगर लिक्विडिटी कम है तो उसको मॉनेटरी पॉलिसी यूज करके बढ़ाया जाएगा, ठीक है। अगर लिक्विडिटी ज्यादा है उसे कम किया जाएगा। तो लिक्विडिटी को मेंटेन करने का काम हम सब जानते हैं आरबीआई का होता है, तो वो करते हैं हम इस पॉइंट के अंदर, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी LAF के अकॉर्डिंग। इसके बाद हमारे पास फोर्थ पॉइंट क्या आता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, MSF बोलते हैं। फैसिलिटी अलाउस शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, इसका मतलब क्या है कि जो भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं, अगर उन्हें एडिशनल फंड की जरूरत है अपने खर्चों को प्ले करने के लिए, हम सब जानते हैं जो बैंक है उसका मोस्ट इंपोर्टेंट एक रोल होता है, उसे बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन करना। यानी कि सपोज करते हैं कि मान लो मैंने 1000 रुपए बैंक में डिपॉजिट करवाई, ठीक है, तो बैंक उसमें से कुछ तो अपने पास रखेगी, ठीक है, CRR की फॉर्म में, कैश रिजर्व रेशियो की फॉर्म में अपने पास रखेगी, और बाकी पैसे जो है ना लोन पे दे देगी। जैसे मान लेते हैं कि मैंने 1000 रुपए जमा करवाई तो 10% उसका 100 रुपए अपने पास रखेगी, ताकि जो भी खर्चे हैं बैंक के, या फिर मान लो कुछ कस्टमर्स अपने पैसे वापस लेने आ जाते हैं तो उनको पैसा दिया जा सके, और बाकी पैसा यूज करेगी क्रेडिट क्रिएशन में, यानी कि लोन प्रोवाइड करने में, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे है। लेकिन इस सब चीजों में क्या होता है कि कई बार लोग इतना कैश निकालने आ जाते हैं कि बैंक के पास कैश की किल्लत हो जाती है, कैश की कमी हो जाती है। तो ऐसे केसेस में बैंक्स एक काम करते हैं, वो लोन लेते हैं, किससे, आरबीआई से। तो वही चीज यहाँ पे है। ये फैसिलिटी अलाउ करती है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक टू बोरो एन एडिशनल अमाउंट ऑफ ओवरनाइट फंड फ्रॉम द रिजर्व बैंक, जिसके जरिए रिजर्व बैंक से पैसा लिया जा सकता है, यूटिलाइजिंग देयर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, किसको यूटिलाइज करके, SLR को यूटिलाइज करके, पोर्टफोलियो अप टू अ स्पेसिफाइड लिमिट एट अ पीनल इंटरेस्ट रेट। लेकिन दिक्कत क्या है कि इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। दिस सर्व्स एज अ सेफ्टी मैकेनिज्म, एक तरह से सेफ्टी मैकेनिज्म होता है अगेंस्ट अनफोर्सीन लिक्विडिटी शॉक्स, की अगर मान लो कि कभी लिक्विडिटी की कमी आ गई, ठीक है, बैंक्स के अंदर, बैंक में पैसे की कमी पड़ गई, या फिर बहुत सारे लोग एक साथ अपना पैसा निकालने आ गए, तो ऐसे केसेस में बैंक इस चीज को यूज करके, यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF को यूज करके उस लिक्विडिटी की कमी को पूरा कर सकती है, ठीक है, जिससे क्या होगा, बैंकिंग सिस्टम अच्छे तरीके से, स्मूथ तरीके से काम करता रहेगा। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट आता है लैफ कॉरिडोर, LAF कॉरिडोर। अब LAF तो हमने पढ़ा था, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। अब लैफ कॉरिडोर होता क्या है वो समझते हैं। लैफ कॉरिडोर हैज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF रेट। इसके दो रेट MSF रेट होते हैं, ऐसे रेट होते हैं एज इट्स अपर बाउंड, जो इसका अपर बाउंड है, ठीक, इसको क्या बोलते हैं, सीलिंग, एंड द स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी SDF। अब समझते हैं ये अपर बाउंड क्या है। जब हम अपर बाउंड की बात करें तो ये एक तरह से वो इंटरेस्ट रेट है जिसके जरिए जो आरबीआई है वो कमर्शियल बैंक को पैसा उधार पे दे रही है। तो वो हमारे पास क्या हो गया, अपर बाउंड रेट, जिसको हम सीलिंग बोल लेते हैं, फिर MSF रेट बोल लेते हैं। लेकिन दूसरा होता है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, SDF। ये वो तरीका है कि जिसके जरिए जो भी डिपॉजिट है किसके पास, कमर्शियल बैंक के पास, वो चाहे तो अपने डिपॉजिट को, एक्स्ट्रा डिपॉजिट को आरबीआई के पास रख सकते हैं। रेट एज द लोअर बाउंड फ्लोर विद द पॉलिसी रेपो रेट इन द मिडल। और ध्यान रखना, जो पॉलिसी रेपो रेट होता है ना, वो LAF कॉरिडोर के अपर बाउंड और लोअर बाउंड के बिल्कुल बीच की वैल्यू होती है, इनकी इसके मिडल की वैल्यू होती है, वो सब क्या बोलते हैं, पॉलिसी रेपो रेट बोल के चलते हैं ऑफ द कॉरिडोर। इसके बाद हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट रेशियो और भी हैं जो आप लोगों ने ऑलमोस्ट पढ़ रखे होंगे। एक तो बैंक रेट आप लोगों को पढ़ना होगा, ये आप लोगों ने पढ़ रखा होगा बैंक रेट क्या होता है, ठीक है। दूसरा कैश रिजर्व रेशियो CRR बोलते हैं इसे, ये भी पढ़ रखा होगा, और SLR स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। अब फटाफट ये डिस्कस करते हैं। अब पहले समझते हैं बैंक रेट क्या होता है। ये वो रेट है जिसके जरिए रिजर्व बैंक जो है ना वो बाय करता है या फिर रीडिस्काउंट करता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज को और अदर
अदर कमर्शियल पेपर को। अब जिन लोगों को नहीं पता, जिन बच्चों से कॉमर्स नहीं थी, मैं बता देता हूँ बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या। पहले तो रट लो ये होता क्या है। बैंक रेट का सिंपल सा मतलब है कि वो रेट जिसके जरिए रिजर्व बैंक या तो बाय करेगी कमर्शियल पेपर्स को या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज को या फिर रीडिस्काउंट करेगी। लेकिन बात यह है कि बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है। जैसे कई बार क्या होता है, मान लो कि मैं एक बायर हूं और ट्रेडर हूं जिसको एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है ना वो मार्केट में, मतलब बहुत बड़े अमाउंट के गुड्स खरीदने होते हैं, फिर हम उसको क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं एक नॉर्मल मार्केट के अंदर। तो सपोज करते हैं कि मुझे 1 लाख 5 लाख के कुछ गुड्स खरीदने हैं, ठीक, कुछ भी मान लो आप, ठीक है, कि भाई मतलब एक होलसेलर की शॉप है, उसके कुछ सामान मंगवाने हैं 5 लाख रुपए में। तो होगा क्या, मैं 5 लाख रुपए का सामान खरीद सकता हूँ लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं एक बिल ऑफ एक्सचेंज इशू कर दूंगा उस पर्सन के नाम पे, ठीक है। और उसके अंदर क्या लिखी होती है, एक मैच्योरिटी डेट लिखी होती है। अब उस पर्सन के पास क्या चला गया, बिल ऑफ एक्सचेंज चला गया, जो सेलर है, ठीक है। अब वो बिल ऑफ एक्सचेंज जो है, जैसी मैच्योरिटी डेट पूरी होगी वो मेरे से पैसे ले लेगा, किसके, उस बिल ऑफ एक्सचेंज के बदले। यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज है तो मेरे पास वापस आ जाएगा और मैं उसे पैसे दे दूंगा। लेकिन बात आई आपके दिमाग में कि भैया अगर एक बात बताओ कि जो सेलर है अगर उसे इमीडिएट पैसे की नीड पड़ गई तो वो कहां से ले। आपने तो बिल ऑफ एक्सचेंज दिया है, आप तो मैच्योरिटी डेट के बाद ही दोगे उसे पैसे। तो वो चाहे तो उस बिल को डिस्काउंट करवा सकता है बैंक से, यानी कि बैंक के पास जाएगा, बैंक को बिल ऑफ एक्सचेंज देगा और बदले में डिस्काउंट जो भी पैसा है वो ले लेगा, ठीक है। और फिर जब उसकी मैच्योरिटी डेट हो जाएगी ना पूरी, तो बैंक मुझसे पैसा कलेक्ट कर लेगा। तो बैंक एक तरह से क्या करता है, बिल ऑफ एक्सचेंज को बाय भी करता है एक स्पेसिफिक रेट पे या फिर रीडिस्काउंट भी करता है। तो वही चीज यहाँ पे है, उसी को यहाँ पे क्या बोलते हैं, बैंक रेट बोलते हैं। इसके बाद क्या आता है, 7 पॉइंट कैश रिजर्व रेशियो। अब ये एक तरह से क्या है, एवरेज डेली बैलेंस जो बैंक्स के पास होता है आर रिक्वायर्ड टू मेन द रिजर्व बैंक, जो उसे मेंटेन करना पड़ता है। यहाँ पे मेन नहीं आएगा, मेंटेन आएगा। मेंटेन करना पड़ता है किसके साथ, रिजर्व बैंक के साथ, ठीक है, एज परसेंटेज, ठीक है, एनडीटीएल बोलते हैं इसे, ठीक है। इस बात का मतलब क्या होता है कि जो भी डिमांड है वहाँ पे, ठीक है, और टोटल लायबिलिटीज के अकॉर्डिंग, तो ये चीज़ है यहाँ पे। अच्छा सॉरी, ये होता है हमारा नेट डिमांड, ठीक है। और एक मिनट रुकना, 1 मिनट वेट करना। हाँ, तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे, नेट डिमांड, ठीक है। हाँ, तो एनडीटीएल इसका मतलब होता है नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज। तो वही चीज है, उसको प्ले करने के लिए बैंक को अपने पास कुछ पैसे को मेंटेन करना पड़ता है, और वही हम क्या बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। यानी कि टोटल अमाउंट का 1% बैंक को अपने हिस्से में रखना होता है, अपने पास रखना होता है, जिसको बैंक क्या करती है, जिन लोगों को जरूरत है पैसे की, जो अपना डिपॉजिट वापस निकालने आए हैं, उसे पे कर सकती है और साथ साथ अपने कुछ डेली बेसिक के खर्चे कर सकती है। इसके बाद एक क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर बोलते हैं इसे, शेयर ऑफ एनडीटीएल। यानी कि ये क्या है, एनडीटीएल का शेयर। अब एनडीटीएल क्या था, एक तरह से कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। यानी कि वो पैसा जो बैंक ने अपने पास रखा हुआ है ताकि वो अपने डेली खर्चों को पूरा कर सके या फिर जिन भी लोगों को नीड से डेली बेसिस उन्हें पैसा प्रोवाइड कर सके। लेकिन एक होता है एनडीटीएल का भी शेयर, दैट बैंक्स आर मैंडेटेड, जो बैंक्स ने मैंडेट कर रखा होता है टू मेंटेन इन सेफ एंड लिक्विड एसेट। क्योंकि देखो अब मान लेते हैं कि एनडीटीएल एक बहुत अच्छा रिजर्व बन गया है बैंक का, ठीक है, लेकिन लोग जो है उतना पैसे की डिमांड भी नहीं कर रहे हैं, तो बैंक करता क्या, बैंक जो है ना उसमें से भी कुछ पार्ट निकाल के कुछ लिक्विड एसेट्स में इन्वेस्ट कर देता है, ठीक है, ताकि जो उसे जब मर्जी कैश में कन्वर्ट करवाया जा सके। तो सेफ एसेट में और लिक्विड एसेट में, जैसे इंक्लूडिंग, ठीक है, अनएनकम्बर्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यानी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में कर सकता है इन्वेस्ट, ठीक है, कैश में, या फिर मतलब कुछ पैसा कैश में तो रखा ही होता है, और गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो हमारे सेफ एसेट्स माने जाते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, 9th पार्ट आता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अब समझते हैं ओएम है उसको, ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं। ऑपरेशंस इनकम्पास बोथ आउटराइट परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, यानी कि जब हम बात करते हैं वो उन ऑपरेशंस की जहां पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को या तो हम परचेज करने की बात करते हैं या सेल करने की बात करते हैं, ठीक है, फॉर इंजेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन ड्यूरिंग ड्यूरेबल लिक्विडिटी, ताकि या तो लिक्विडिटी को बढ़ाई जा सके या लिक्विडिटी को कम की जा सके। जिसे हमको बताता हूं कि जो बॉन्ड है ना वो भी एक अच्छा तरीका है लिक्विडिटी को बढ़ाने का और कम करने का। समझाता हूं कैसे। हम सब मानते हैं भाई बॉन्ड जो है, मान लेते हैं गवर्नमेंट इशू करती है और गवर्नमेंट इशू करेगी आरबीआई
आरबीआई के थ्रू। अब कैसे करेगी वो समझाता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि भाई जो मनी सप्लाई वो बहुत ज़्यादा है। जब मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा होगी तो इसका मतलब क्या है कि लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रहा है। अब गवर्नमेंट ने बोला आरबीआई को भाई हमें तो इन्फ्लेशन कम करना है। अब इन्फ्लेशन कम करना है तो भाई मनी सप्लाई तो आपको बंद करनी पड़ेगी, मनी सप्लाई कम करनी पड़ेगी। उसका एक तरीका तो क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो, लोग लोन लेना बंद कर देंगे, ठीक है, तो मनी सप्लाई थोड़ी बहुत कम हो जाएगी। एक तरीका और भी होता है कि जो पैसा लोगों के पास है वो भी तो वापस ले लो। उसके लिए तरीका यूज करते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स। गवर्नमेंट बोलते हैं काम करो, हमारे पास पैसों की कमी है, हम ना बॉन्ड इशू कर देते हैं। गवर्नमेंट ने बॉन्ड इशू कर दिया भाई 10% इंटरेस्ट रेट के, कि आप हमारे बॉन्ड्स खरीद लो, हमें हमारा पैसा, हमें अपना पैसा दे दो, मतलब अपने पैसे को हमारे बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दो, और जब मैच्योरिटी पीरियड कंप्लीट हो जाएगी हम आपसे बॉन्ड ले लेंगे, आपको पैसा आपका वापस कर देंगे विद इंटरेस्ट रेट, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट ने प्री डिटरमाइन किया हुआ है बॉन्ड्स के अंदर। तो वही चीज यहाँ पे है, यानी कि गवर्नमेंट जो है ना, जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस में ये करती है, आरबीआई को बोल देते हैं कि भाई आपके पास एक काम है कि भाई बॉन्ड को आपको क्या करना है, सेल करना है लोगों को, ठीक है। अब इससे क्या होगा, लिक्विडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि लोगों का पैसा गवर्नमेंट के पास आ जाएगा। लेकिन जैसे गवर्नमेंट को लगेगा कि भाई लिक्विडिटी बहुत कंट्रोल में आ चुकी है, ठीक है, और जो इन्फ्लेशन है वो भी कंट्रोल में आ गया है, उल्टा डिफ्लेशन बढ़ने लग गया है, लोग खर्चा करना बंद कर चुके हैं, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट को फिर से लगता है कि मनी सप्लाई बढ़ा देनी चाहिए। तो गवर्नमेंट क्या करते हैं, धीरे धीरे बॉन्ड्स को सेल करना, बाय करना शुरू कर देती है और लोगों को पैसा प्रोवाइड करना शुरू कर देती है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट जो है ना, वो कहीं ना कहीं या तो इकोनॉमी के अंदर लिक्विडिटी को इंजेक्ट करती है, यानी कि बढ़ाती है, या फिर क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है ऑफ ड्यूरेबल लिक्विडिटी। तो ये एक तरीका होता है लिक्विडिटी को मेंटेन करने का। यानी कि मैं कह सकता हूं कि आरबीआई के पास मॉनेटरी पॉलिसी के दो तरीके होते हैं। एक तो बॉन्ड्स वाला चक्कर है जो आरबीआई देख सकती है कि भाई बॉन्ड्स के हिसाब से बॉन्ड्स बाय सेल करके मनी सप्लाई कंट्रोल किया जा सकता है। एक तरीका क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट। अब हमारे पास 10th पॉइंट क्या आता है, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, जिसको हम क्या बोलते हैं, MSS 2004, ये 2004 में इंट्रोड्यूस किया गया था। यानी कि कहीं ना कहीं मार्केट का स्टेबलाइजेशन करने का काम भी किसका है, आरबीआई का है। तो मॉनेटरी मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंट्स एब्जॉर्ब सरप्लस लिक्विडिटी, यानी कि ऐसे मॉनेटरी मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंट जो कहीं ना कहीं लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कौन सी लिक्विडिटी, जो सरप्लस में लिक्विडिटी है, यानी कि जो एक्सेस पैसा इकोनॉमी के पास है उसे एब्जॉर्ब कर लेती है, ताकि वो एक्सेस पैसा इन्फ्लेशन ना बढ़ाए। रिजल्टिंग फ्रॉम सिग्निफिकेंट कैपिटल इनफ्लोज थ्रू द सेल ऑफ शॉर्ट डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जहां पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी की सेल होती है, जो कि उसी के जरिए लोगों से पैसा मंगाया जा सकता है, एंड ट्रेजरेबल, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करके पैसा मंगा लिया, और जब जैसे लगा कि मनी सप्लाई कम हो रही है या फिर डिफ्लेशन बढ़ रहा है, वो वापिस से बेच दिए, खरीद लिया वापस से और पैसा लोगों को दे दिया वापस। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स बेचे जब जाते हैं जब मनी सप्लाई कंट्रोल करनी हो, और जब मनी सप्लाई बढ़ानी हो तो वापस क्या कर देते हैं, वो खरीद लिए जाते हैं और लोगों को पैसा प्रोवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। और जिनको बॉन्ड्स का नहीं पता तो बता देता हूँ, एक तरह का पेपर होता है कि एक तरह से आपको एक पेपर दे दिया, डॉक्यूमेंट दे दिए कि भाई ये लो, आप इतने पैसे के मालिक हो, आपने इतने बॉन्ड ले लिए, हमने आपसे इतना पैसा ले लिया, जिस दिन हम आपसे बॉन्ड वापस लेंगे, यानी कि बॉन्ड को वापस क्या करेंगे, बाय बैक करेंगे, तो आपको आपका पैसा वापस कर दिया जाएगा, ठीक है, विद इंटरेस्ट। तो ये चीज़ थी काफ़ी इंपॉर्टेंट। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ में आ गया है। फिर भी कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं क्वेरीज को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, जहाँ पे हम बात करेंगे इस टॉपिक के नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। पर ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि यहाँ पे हमने पढ़ा है आरबीआई के इंस्ट्रूमेंट्स को, जो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और मिलते हैं अगली वीडियो में। नोट्स के लिए आप इस हमारे व्हाट्सएप के नोट्स ले सकते हैं, और भाई अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से।